एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद भारत लौट रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेहरान पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी से मिलेंगे। लद्दाख में चीन और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की वजह से राजनाथ सिंह की ईरान यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे से मुलाकात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को बता दिया है कि सीमा पर विवाद के लिए चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना प्रतिबद्ध है। भारत पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर जिम्मेदार रवैया अपनाता है, लेकिन भारत गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों का माकूल जवाब देना भी जानता है। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट के जरिए दोनों नेताओं की मुलाकात के बारे में जानकारी दी। चीन की मुश्किल ये है कि अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से वो दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। रक्षा मंत्रियों की बातचीत में चीन ने भारत पर झूठे आरोप लगाए हैं। सीमा पर साजिश करने वाले चीन के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि सीमा पर विवाद के लिए भारत जिम्मेदार है। चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से तनाव कम करने की अपील की। मॉस्को में 2 घंटे चली बातचीत में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने यह भी कहा, चीन अपने क्षेत्र की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकता और उसकी सेना राष्ट्रीय संप्रभुता और सीमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से डटी हुई है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे की मुलाकात हुई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर जारी सीमा विवाद के बीच मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक का अनुरोध किया था, जिसके बाद भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। तस्वीरें उसी बैठक की हैं। करीब 2 घंटे 20 मिनट तक चली यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चीन के बीच पिछले 4 महीने से जारी तनातनी के बीच आमने सामने हुई ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। इस बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आक्रामकता शांति के लिए खतरा है। सुशांत मामले में सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने आज मिस्ट्री गर्ल जमीला से पूछताछ की। जमीला 14 जून को सुशांत के घर गई थी। सुशांत की मौत के बाद माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट गई थी और दीपेश सावंत से काले रंग का लिफाफा लिया था। साथ ही सीबीआई की टीम बांद्रा में सुशांत के घर पर आगे की जांच के लिए पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया। नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी भी सीबीआई की टीम के साथ थे। इस दौरान सुशांत की बहन मीतू और एम्स के डॉक्टर भी सुशांत के घर पर मौजूद थे। सीबीआई और फॉरेंसिक की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर के कोने कोने की तलाशी के साथ सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह को भी इस घटना की जगह पर लाकर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, रसोइये नीरज और केशव के सामने घटना को फिर से रिक्रिएट करके पूछताछ की गई। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन की जांच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तेज कर दी। अब आपको सुशांत केस में आज का अपडेट समझाते हैं। सीबीआई ने मिस्ट्री गर्ल जमीला से पूछताछ की। सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से भी पूछताछ। शोविक और सैमुअल की मेडिकल जांच करवाई गई। मुंबई के सायन अस्पताल में एनसीबी ने जांच करवाई। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 9 सितंबर तक शोविक और सैमुअल को एनसीबी की कस्टडी दी। जैद और अब्दुल बासित को भी 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी। एनसीबी ने आज पहली बार इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर उठते सवालों पर चुप्पी साध ली है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बस इतना ही कहा कि सीबीआई जांच में पुलिस पूरा सहयोग करेगी। पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है, उनके इन्वेस्टिगेशन में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा के जरिए 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्टेटस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग जारी की। व्यापार में सुधार की दिशा में पहली रैंकिंग आंध्र प्रदेश को मिली, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर तेलंगाना रहा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कारोबारी सुगमता की इस रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया और 7वीं रैंक हासिल की है। काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी परिसर में 16वीं शताब्दी के अवशेष मिले हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के काम के दौरान ज्ञानवापी मंदिर में श्रृंगार गौरी के पास खुदाई की जा रही थी, जिसके बाद खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए। जो अवशेष मिले हैं उनमें कलश और कमल के फूल स्पष्ट दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक सुरंग भी देखी जा रही है। कलश और कमल दल 16वीं शताब्दी के हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में देखने को मिलते थे, जिसके बाद मंदिर के महंत और अखिल भारतीय संत समिति अब इस परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग कर रही है। साथ ही ज्ञानव्यापी को हिंदुओं को सौंपने की भी मांग की जा रही है। खुदाई की जा रही है जेसीबी मशीन से। वहाँ पे जो है कलश मिल रहे हैं, वहाँ पे जो है कमल के फूल मिल रहे हैं, वहाँ पे शिव के कई जो है विग्रह मिल रहे हैं।
प्रयागराज के पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद और उनके करीबियों की 2 संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा दिया। अतीक अहमद के रिश्तेदार की 3 मंजिला इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया गया। अतीक अहमद की भी एक इमारत को प्रशासन ने गिरा दिया। आरोप है कि अतीक अहमद के रिश्तेदार ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण कराया था। 12 दिसंबर से रेलवे 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इन ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। रेलवे बोर्ड के सीईओ विनोद कुमार यादव ने कहा कि जिन राज्यों से ट्रेन की मांग की जाएगी या यात्रियों की वेटिंग लिस्ट लंबी होगी, वहां ट्रेन चलाई जाएगी। Now, considering all these things and considering the COVID situation, we are going to notify today 80 trains, 40 pairs of trains. देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 40 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 14 दिन में 10 लाख से ज्यादा संक्रमण के नए मामले मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 86,432 नए केस आए। 1,089 लोगों की मौत हुई। सबसे राहत वाली बात यह रही कि 70,072 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 40,23,179 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें 31,07,223 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 8,46,395 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से 69,561 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 77.23% पहुंच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना महामारी नियंत्रण में है। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में नए मामलों में इजाफे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने की वजह से ज्यादा संक्रमितों का पता लग पा रहा है। आखिर नंबर क्यों बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर? उसका सबसे बड़ा कारण है हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है बहुत ज्यादा। हमने कोरोना के ऊपर एक तरह से हमला छेड़ दिया है, डबल टेस्टिंग कर दी है। दिल्ली सरकार साप्ताहिक बाजार, मार्केट, मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना जांच के लिए टेस्टिंग कैंप लगा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2,914 नए मामले मिले। दिल्ली में अब तक 1,85,220 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें 1,61,865 ठीक हो चुके हैं। 4,513 लोगों की जान कोरोना से गई है, जबकि 18,842 लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी पर दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। अब किसी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट डॉक्टर के पर्चे के बिना भी हो सकेगा। यानी अगर आप कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं या जो लोग यात्रा कर रहे हैं और कोरोना रिपोर्ट की जरूरत है, तो ऑन डिमांड कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के इस निर्देश पर राज्य सरकारें अपने तौर तरीके तय करने में स्वतंत्र है। पिछले 2 दिनों से 11,70,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। देश में अब तक कोरोना के 4,77,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना महामारी की वजह से 5 महीने से बंद नोएडा मेट्रो 7 सितंबर से दोबारा शुरू हो जाएगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। नोएडा की एक्वा लाइन में बिना मास्क के यात्रियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। यात्रियों को मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही यात्रियों को मेट्रो स्टेशन में एंट्री मिलेगी। क्या सावधानियां बरतनी है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये कि जो कॉमन प्रोटोकॉल है, जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। बिना मास्क के एंट्री मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं दी जाएगी। तो ये सभी तमाम जो कॉमन प्रोटोकॉल है वो हमें देखते हुए चलना है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक नाबालिग लड़के ने अपने घर की 4थी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। आरोप है कि नाबालिग बच्चे की साइकिल से टकराने के बाद एक व्यक्ति का आईफोन टूट गया था, जिसके बाद उस व्यक्ति ने आईफोन ठीक कराने के लिए 62,000 रुपए मांगे और ऐसा ना करने पर घर का काम करने को कहा, जिससे डरकर बच्चे ने घर आकर 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। नाबालिग बच्चे की हालत गंभीर है और उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए लाया गया है। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया है। दिल्ली में आज चीन के दूतावास के पास तिब्बत के समर्थक लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत के झंडे भी लहराए। बाद में दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। लंबे समय से तिब्बत के लोग चीन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और लगातार अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं।
कामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 132वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षक दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए। देश भर से 47 शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि शिक्षक की सफलता विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाने में है। सम्मान प्राप्त करने वाले 47 में से 18 शिक्षिकाओं को अवार्ड मिला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। दिल्ली में तेज बारिश की वजह से कुछ इलाकों में पानी भर गया है। हालांकि बारिश ने दिल्ली वालों को उमस से बड़ी राहत दी है। दिल्ली में राजपथ, तीन मूर्ति इलाके में सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक सुस्त हो गया। दिल्ली में सितंबर महीने के 5 दिन में अगस्त महीने के मुकाबले बहुत कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। सड़कों पर पानी भर गया। पानी का बहाव बेहद तेज था। रास्ते में जो कुछ आया वो पानी में बह गया। तेज बहाव में सड़क पर खड़ी एक गाड़ी बहने लगी, जिसमें एक व्यक्ति भी सवार था। हालांकि नदी के बहाव में पहुंचने से पहले ही किसी तरह शख्स को बचा लिया गया, जबकि गाड़ी पानी में बह गई। बारिश से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और जगह जगह पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.